अब हम लोग को पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ध्यान से समझो, वो चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सबको फिजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। फूड हम लोग इसीलिए ना खाते हैं ताकि हम लोग को क्या मिले, एनर्जी, और वो एनर्जी को यूटिलाइज करके फिजिकल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो, है कि नहीं है। अब जो फूड हम लोग खाए लो, डाइजेस्ट हुआ, जो न्यूट्रिएंट्स मिले, उनसे जो हमको एनर्जी मिलेगा, तो वो एनर्जी गिविंग फूड, जैसे फैट्स हो गया, प्रोटीन भी रीएमिनेशन के लिए जाता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो ये सब न्यूट्रिएंट से एनर्जी तब मिलेगा जब रेस्पिरेशन होगा। बात समझ रहा है। तो रेस्पिरेशन का मतलब हुआ कि वो जो डाइजेस्टेड फूड है, वो सेल में उन पे कुछ केमिकल प्रोसेस हो जिससे एनर्जी रिलीज हो, और वो एनर्जी हमारे फिजिकल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज हो। तो प्रोसेस जिनसे एनर्जी का निकलना ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। समझ में रहा है। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे न्यूट्रिएंट्स रिएक्शन करते हैं और वहां से एनर्जी हम लोगों को मिलता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को, हर एक सेल को एनर्जी मिलता है। अब ये रेस्पिरेशन करने के लिए प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब वो ऑर्गन जो बॉडी में रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को कराता है, वो ऑर्गन को बोलेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसे हम लोग को पता है ना, हम लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स। हम लोग में रेस्पिरेशन के लिए जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो मैकेनिज्म बॉडी के कौन से ऑर्गन से हैंडल होता है, लंग्स से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है तो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स ही होगा। लंग्स से यूज करके वो लोग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। मैमल्स का, एम्फीबियंस का नाम सुना है सब, एम्फीबियंस का, जो पानी में भी रहे और जमीन पे भी रहे। तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स नाम सुना है सब, रिंग के चलने वाला, टर्टोइज, स्नेक वगैरह, लिजार्ड आ जाएगा रेप्टाइल्स में। डायनासोर भी रेप्टाइल्स में आता था नहीं। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, सुन रहे सब, ये चारों वो एनिमल का स्पीसीज है जो रेस्पिरेशन करता है लंग्स से। याद रहेगा। हाँ, फ्रॉग है तो फ्रॉग के पास लंग्स भी है और वो अपने मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करता है। और धरती पर है तो लंग्स से करेगा, पानी में चला जाएगा तो अपने मॉइस्ट स्किन से करेगा, तो स्किन भी उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम है। ऑर्थम का भी क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल, वो भी वही है, तो वो भी उसी से। तो ये सब में नॉर्मल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, ऑर्थो की बात है, वो मोस्ट क्यूटिकल से ही रेस्पिरेशन कर लेता है। अगर हम बात करें इंसेक्ट्स वगैरह का, जो अगर टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स है, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर रहने वाला, तो अगर ये सब इंसेक्ट्स है तो ये सब के पास प्रेजेंट रहता है ट्रैकियार्ड्स, यानी वो लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम ही है ट्रैकियार्ड्स, तो उससे रेस्पिरेशन करना है। एक्वेटिक इंसेक्ट्स के बारे में अगर बात की जाए, मतलब वो आर्थ्रोपोड्स जो पानी में रहते हैं, नहीं, अब जो फ्रेश वाटर में रहें चाहे मरीन में रहें, मतलब सी ओशन में रहे, तो वो सब करता है सब गिल्स से। मछली सब है सब, फिश, वो सब भी करता है सब गिल्स से। लोअर एनिमल के अगर बात, स्पॉन्जेस हो गए, स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट्स हो गए, फ्लैटवर्म, प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो आते हैं, तो वो सब ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करेंगे। सिंपल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन होगा, तो नॉर्मली डिफ्यूजन से क्या होगा कि ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चला जाएगा। कोई खास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन से उनके में रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि रेस्पिरेशन दो टाइप्स का। रेस्पिरेशन मतलब बोले क्या थे हम, कि वैसा प्रोसेस जिसमें मतलब एक मैकेनिज्म है जिसमें न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, समटाइम प्रोटीन का केमिकल रिएक्शन हो और वहां से एनर्जी रिलीज हो। सेल में कुछ केमिकल रिएक्शन हो इन पर और एनर्जी रिलीज हो, इसी को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन दो टाइप्स का। अगर ये रेस्पिरेशन, ये पूरा मैकेनिज्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये सब ब्रेक कर रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन।
और ऑक्सीजन के एब्सेंस में ऑक्सीजन का कोई जरूरत नहीं है। होता है कभी कभी हम लोग के बॉडी में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसको बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत सारे प्रोकैरियोट्स हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं नहीं जो कि एनाएरोब्स है, कंप्लीटली एनाएरोब्स है, मतलब उनको और क्या बोलते हैं, ये ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बिना ऑक्सीजन का वो जिंदा रह जाएंगे, ऑक्सीजन का उनको जरूरी है ये नहीं है। तो बहुत, लेकिन वैसे बहुत कम है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले, एनाएरोब्स बहुत कम है। ज़्यादातर जितने भी एडवांस्ड एनिमल्स, एडवांस्ड प्लांट्स होते हैं, तो एडवांस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं। क्योंकि फायदा है, क्योंकि फायदा ये है कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसलिए हम लोग में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है, तो उसमें होता ही है कि अगर हम एक मोलिक्यूल ग्लूकोज की बात करेंगे तो एक मोलिक्यूल ग्लूकोज अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, 2 एटीपी निकलेगा बस, माने 2 एटीपी मोलिक्यूल निकलेगा बस, बात खत्म। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एक ग्लूकोज मोलिक्यूल से उतना ही चीज बस अंतर ये है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक कर रहा है, बात खत्म। तो उससे 36 और 38 इतना एटीपी एनर्जी, सोचो 18 टाइम्स ज्यादा, 19 टाइम्स ज्यादा क्या हो रहा है कि एनर्जी हम लोग को मिल रहा है। 36 एटीपी 38 एटीपी इतना एनर्जी हम लोग क्या होता है कि मिलता है। तो इसलिए एनाएरोबिक से ज्यादा फायदा एरोबिक रेस्पिरेशन में है। उतना ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है कि मिल रहा है बॉडी को एक्टिविटी करने के लिए। अब इतना बात लिख लिया जाए। रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं लोग। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड to perform various physical and physiological activities, and this energy is obtained only when nutrients undergo for respiration। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए फिजिकल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगा? फूड से। और फूड से एनर्जी तब आएगा जब फूड का यूजफुल पार्ट मतलब न्यूट्रिएंट्स का रेस्पिरेशन होगा तब। इतना तो समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे न्यूट्रिएंट्स का केमिकल रिएक्शन होता है और वहां से एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बॉडी में है, बॉडी में एनर्जी लाइट एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में नहीं होगा, इसके फॉर्म में बॉडी में एनर्जी रिलीज होता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, नहीं बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सेल में हम लोग पढ़े थे लोग। अब ध्यान से देखो किस चीज का ब्रेक डाउन है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, नहीं बोलते हैं क्या? तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो एनर्जी मिलता ही है। एक्चुअली रेस्पिरेशन का प्राइमरी रिएक्टेंट प्राइमरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट ही है, समझ में रहा है? मतलब ग्लूकोज ही प्राइमरी सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन का, नहीं? हाँ, फैट्स भी है। अगर ग्लूकोज नहीं है तो फैट्स भी है, ये भी स्टोर रहता है, ये भी जाएगा तो ऐसे एनर्जी मिलेगा। इमरजेंसी कंडीशन में प्रोटीन से भी एनर्जी मिलता है। तो एक प्रोसेस होता है बीच में जिसको बोलते हैं रीएमिनेशन। प्रोटीन का यूनिट को क्या बोलते हैं? प्रोटीन किस चीज से बनता है? अमीनो एसिड से। उसी पता चलो तो अमीनो एसिड प्रोटीन का रीएमिनेशन होता है तब जाके वहां से एनर्जी मिल जाए। लेकिन ये बहुत इमरजेंसी कंडीशन होता है, हमेशा नहीं होता है, ओकेजनली होता है। हमेशा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ब्रीदिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो ब्रीदिंग से शुरू ही होता है। कब कब? कंटिन्यूअसली। अगर हम लोग खाना खाए हैं, लोग फूड बॉडी में गया है, सेल में गया है, हम लोग को क्या हमेशा, इवन जो हम लोग सांस लेते हैं लोग, सुना सब लोग, तो सांस वहीं आगे पढ़ा रहे हैं कि ब्रीदिंग 2 पार्ट में होता है। एगो सांस हम लोग लेते हैं लोग और एक सांस छोड़ते हैं लोग। तो एक को बोलते हैं इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस लेना, जिसमें हम लोग एयर लेते हैं, मोस्टली लंग्स अल्वोलाई से डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में, और सांस छोड़ते हैं लोग जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है ब्लड से अल्वोलाई में। अब लंग्स के बारे में पढ़ना ही है तो अल्वोलाई से लंग्स से होते हुए बॉडी से बाहर। तो वो जो सांस लेते हैं लोग, ऑक्सीजन अंदर गया तो वो मतलब सांस लेना, टेकिंग इन ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी, ये प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग इनहेलेशन। और गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द बॉडी, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सहेलेशन। और अगर ये दोनों की अगर बात करें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, तो इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव मतलब इसमें एनर्जी लगता है। हम लोग सांस भी लेते हैं लोग ना, तो उसमें एनर्जी लगता है।
सांस छोड़ना एक्सहेलेशन पैसिव प्रोसेस है, उसमें एनर्जी नहीं लगेगा। सांस लेने के लिए एनर्जी चाहिए, छोड़ने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। कभी कभी बॉडी के पास इतना एनर्जी नहीं रहता है कि हम लोग सांस ले पाए, तो आदमी वेंटिलेटर पे रखा जाता है, वेंटिलेटर पंपिंग करता है तो हम लोग सांस आदमी क्या होता है कि चढ़ता है। या किसी का रेट स्लो रहता है सांस लेने का, किसी भी ट्रॉमा से या किसी कारण से कोई मेजर इंजरी हो है तो वेंटिलेटर पे रखा जाता है। खैर, तो ये वही सब बात है कि ब्रीदिंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किस गैसेस का एक्सचेंज होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, फ्रॉम आवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब जिसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसी के थ्रू ना एक्सचेंज होगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑक्सीजन को लिया, अंदर दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, बाहर कर दिया। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है बॉडी में, उसी को बोलते हैं हम लोग ब्रीदिंग। ये तो पता है, वी जनरली टेक ऑक्सीजन इन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कब? ब्रीदिंग के टाइम पे। नहीं, अब ऑक्सीजन तो ले लिए, ध्यान से, मेन ब्रीदिंग, सांस लेना छोड़ना मेन रेस्पिरेशन नहीं है। हालांकि ब्रीदिंग को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। असली रेस्पिरेशन शुरू होगा तब जब ऑक्सीजन हम सांस ले लिए, लंग्स में से ऑक्सीजन चला गया ब्लड में, ब्लड में से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होते हुए चला गया सेल में, और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, एरोबिक रेस्पिरेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा ना, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन हुआ है, एनर्जी रिलीज हुआ है, असली रेस्पिरेशन वहां है। या ऑक्सीजन के एब्सेंस में साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन हुआ, कम ही सही, एनर्जी का रिलीज हुआ, असली रेस्पिरेशन वो है। तो न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होना, एनर्जी रिलीज होना ही रेस्पिरेशन कहलाता है ना। ये तो एक्सटर्नल मैकेनिज्म है ब्रीथिंग, सांस लेना और छोड़ना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन बाय द लंग्स कॉल्ड इनहेलेशन। कोई दिक्कत नहीं है ना, अंदर लेना ऑक्सीजन को क्या कहलाएगा? इनहेलेशन। एंड द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड बाय, अब हम लोग में लंग्स है तो लंग्स लिखे हैं। अब जिस ऑर्गेनिजम्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू कॉल्ड एक्सहेलेशन, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग कंप्लीट इन 2 स्टेप, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस लेना या छोड़ना 2 स्टेप में कंप्लीट, एक बार सांस लेंगे और एक बार छोड़ेंगे, समझ में आ रहा ना? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड वेंटिलेशन। एंड क्या और भी बोल सकते हैं, ब्रीदिंग को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोला जाता है और वेंटिलेशन भी बोला जाता है। ब्रीदिंग बोलो, वेंटिलेशन बोलो, अच्छा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलो, बात बराबर, तीनों सेम ही प्रोसेस का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक। जैसे हमने बोला कि एरोबिक द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन का मतलब वही ना कि वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ब्रेक कर रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है सेल में, बात समझ में आ रहा है? तो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक कर रहा है और एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर ये सब काम हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ध्यान से समझो, ऑलमोस्ट जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोग बॉडी के नॉर्मल सब लगभग जितना भी नॉर्मल बॉडी सेल है नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन ही करता है। हाँ, कभी कभी अगर एनारोबिक रिएक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो कुछ बैक्टीरिया है जैसे मिथेनोजेंस, एनारोब्स बोलते हैं जिनको, नहीं ऐसा नहीं कि वो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया ही है, और भी बहुत सारा बैक्टीरिया है वो सब। और मसल सेल्स, देखो ऐसे मसल सेल्स नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, लेकिन जब हम हेवी एक्सरसाइज करेंगे तो हेवी एक्सरसाइज करने के बाद ये एरोबिक रेस्पिरेशन से शिफ्ट हो जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल सेल्स को जिस रेट से ऑक्सीजन मिलता है उससे ज्यादा रेट से ऑक्सीजन चाहिए होता है, सॉरी एनर्जी चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए उसको, मसल सेल्स को। तो अब वो ऑक्सीजन की कमी के चलते, ऑक्सीजन तो बॉडी में अपना रेट से आएगा, तो ऑक्सीजन की स्कार्सिटी के चलते मसल सेल्स क्या करता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जब मसल सेल्स करेगा तो एनर्जी के साथ साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलवे करता है,
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, पढ़ेंगे लोग कल। लैक्टिक एसिड एसिड है, लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, और वो लैक्टिक एसिड के चलते आदमी थक जाता है, मसल्स क्रैम्प आ जाता है। एक्सरसाइज करने पर कभी कभी होता है कि मतलब बहुत दिन तक आदमी खेला नहीं है, और एक दिन जाके अगर क्रिकेट खेल लिया, बॉलिंग वॉलिंग 2-4 ओवर करा दिया, उसके बाद से रात को पूरा मजा आने लगता है। तो मसल्स क्रैम्प, वो लैक्टिक एसिड के चलते, एक्यूमुलेशन के चलते मसल्स क्रैम्प वगैरह आ जाता है, और दर्द होने लगता है, थकान हो जाता है। नहीं तो कभी कभी वही हेवी एक्सरसाइज के समय ही सिर्फ मसल सेल्स क्या करता है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। जैसे अब नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग का सबका मसल सेल्स क्या होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन ही कर रहा होगा, ठीक है। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, हाँ उस समय तो बताइए कि है कि अगर हम लोग के ह्यूमन बॉडी सेल्स के बारे में बात करें, तो अगर एक सेल एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो 36 एटीपी रिलीज करेगा, और यहाँ से एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो मान ली 2 एटीपी का गेन होगा बस। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में कभी नहीं होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। ये बात अब लिख लो, सब नहीं लिखे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा हमेशा, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं पे जाके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगा। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, द ऑर्गन दैट कैरी आउट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब जिसके अलोंग ही रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म होता है, वो ऑर्गन को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्योंकि ये सब अगर ऑर्गन ना रहे तो शायद रेस्पिरेशन नहीं होगा ना। तो ये देखो, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सब हायर एनिमल्स है सब। ये सब में रेस्पिरेशन किस चीज से होता है? लंग्स से। ये तो लोअर एनिमल है, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म। क्लास 9th में पहले सिलेबस में था डाइवर्सिटी, तो उसमें पढ़ना था कि एनिमल किंगडम के 10 गो फाइलम। फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में आता था स्पॉन्जेस। सेकेंड फाइलम सिलेंट्रेट्स, उसमें सिलेंट्रेटा में आता था सिलेंट्रेट्स। और उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसमें आता था फ्लैटवर्म। ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना था, तो अब तो खैर हटा दिया है। तो लेकिन खैर अब नहीं पढ़ना है, इसके मतलब थोड़े है कि ये सब एनिमल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये सब एनिमल एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि हमको लगता है कि ये सब चैप्टर भले ही सिंक्रोनाइज्ड कर देता, छोटा कर देता, एक बहुत इंफॉर्मेटिव चैप्टर था। एक चैप्टर में ऑलमोस्ट दुनिया में प्रेजेंट सब स्पीशीज के बारे में डिटेल्स हम लोग को पता चलता है। मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चैप्टर था, हटाना नहीं चाहिए था, सिंक्रोनाइज कर देता तो सही रहता। लेकिन खैर अब इसका अपना रूल्स रेगुलेशन। तो ये सब में कोई खास रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ये सब अपने बॉडी सरफेस से नॉर्मल डिफ्यूजन हो जाता है। बाहर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा, और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी सरफेस से बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जस्ट अपने बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन सब में किस चीज से होता है? लंग्स। लंग्स ही है जो ये मैकेनिज्म ब्रीदिंग वाला काम करवाता है, ऑक्सीजन को लेना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना। कल बताया था एक्सहेलेशन इनहेलेशन, वो सब किससे होता है? लंग्स से ही होता है ना। फिश, मछली सब, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड में ही आता है इंसेक्ट्स। तो फिश, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, ये सब किस चीज से रेस्पिरेशन करेंगे? गिल्स से। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, इसमें तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में जो इंसेक्ट्स आएंगे वो तो पानी में रहने वाले आ गए नहीं, अब जो जमीन पर रहने वाले हैं तो वो सब रेस्पिरेशन करेंगे ट्रेकियाट्स। स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रेकियाट्स। फ्रॉग लंग्स से और मॉइस्ट स्किन से। जमीन पर रहेगा तो लंग्स से, आप पानी में चले जाएगा तो मॉइस्ट। और ऑर्थोम, ये फ्रॉग और ऑर्थोम में ज्यादा पॉपुलर है, ऑर्थोम मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन से। चलो अब ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर हम ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं तो इतना तो समझ में आ गया कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग? लंग्स के बारे में, क्योंकि ओवरऑल ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स। तो अब लंग्स के बारे में अगर हम पढ़ें, ध्यान से, ये हम लोग डाइजेशन में बकल कैविटी पढ़ते हैं। बकल कैविटी के बाद फायरिंग्स स्टार्ट हो गया था, याद है? तो फायरिंग्स में वो पोर्शन था जो नाक के वाइंड पाइप के तरफ जा रहा था, अब एक वो पोर्शन था जो फूड पाइप के तरफ जा रहा था। वहां पे ग्लोटिस के ऊपर बैठा है इपिग्लोटिस, कार्टिलेज का, जो गार्ड कर रहा है कि वो एयर जाए वाइंड पाइप में और फूड जाए फूड पाइप में।
तो फायरिंग्स का वो पार्ट, वो पोर्शन, पहले तो रेस्पिरेशन, पहले ब्रीदिंग शुरू हो जाता है मतलब नाक से। नाक ये हो गया, ये जो दो ओपनिंग है जिसको बोलेंगे नॉस्ट्रिल। अब नॉस्ट्रिल के बाद जो पैसेज है, जिस पैसेज से अंदर जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग नेसल चैम्बर। बात समझ आ रहा है? चाहे पैसेज, अब उससे होते हुए अंदर जाएगा वही नासोफैरिंग्स में। फायरिंग्स का वो पोर्शन जिससे वाइंड पाइप की तरफ एयर जाएगा, फायरिंग्स के वो, फायरिंग्स तो कॉमन पैसेज है ना, फूड भी उसी से जाएगा, एयर भी उसी से जाएगा, तो एयर के तरफ वाला पोर्शन को बोलते हैं नासोफैरिंग्स। उसके बाद शुरू हो जाएगा हमारा ट्रैकिया, जिसको वाइंड पाइप भी बोलते हैं। तो ट्रैकिया फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्री तक ट्रैकिया आएगा। हमारे टोटल बॉडी में 26 वर्टिब्री हैं। वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन कई गो प्रेजेंट है? 26। शुरू में हम उधर आए थे तो लिखवाए थे पूरा बोन्स के बारे में, 206 बोन्स के बारे में, सब स्केलेटन सिस्टम के बारे में वगैरह बताए थे। तो हम लोग का बॉडी में टोटल कितना वर्टिब्री है? ऊपर से लेकर नीचे तक वर्टिब्री है 26 गो, जिसमें 7 गो आता है गर्दन वाला, सर्वाइकल बोलते हैं। समझ में आ रहा ना? तो जो थोरासिक चेस्ट रीजन में जो वर्टिब्री है, तो थोरासिक फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्री के 5वां वर्टिब्री तक आता है ट्रैकिया, वाइंड पाइप, और वहां से 2 अलग अलग पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। याद रहेगा? अब ब्रोंकाई आगे जाएगा, उसमें से बहुत सारा अलग अलग चैम्बर्स निकलेगा, उसमें से छोटा छोटा बहुत सारा पैसेज निकलेगा, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई का ब्रांचिंग। मतलब ब्रोंकाई से जो पहला वाला निकला उसको प्राइमरी ब्रोंकाई, और पहला वाला से जो ब्रांचिंग निकला सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसमें से जो निकला उसको बोलेंगे टर्शियरी ब्रोंकाई। आगे बहुत पतला पतला हो जाता है, जितने ज्यादा ब्रांचिंग निकलेगा उतने पतला होता जाएगा, आगे और पतला पतला हो जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और उसके बाद में उस सबसे लास्ट में बलून लाइक स्ट्रक्चर लग जाएगा, बलून के जैसा छोटा सा, चुटपुटिया बलून के जैसा, चुटपुटिया बनाया है सब। बलून जब फूट जाता है तो फुला के फूट जाता है, तो छोटा सा बलून लाइक स्ट्रक्चर सबसे एंड पे लग जाता है, जिसको बोलते हैं एल्वोलाई। और एल्वोलाई के साथ बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज एल्वोलाई लपेटे हुए रहता है। समझ में आ रहा ना? तो ये एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में ही क्या होता है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। एल्वोलाई से ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन जाएगा और ब्लड वेसल से एल्वोलाई में, समझ में आ रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। तो ये सब वो पैसेज है लंग्स का, जिससे होते हुए एयर पास करता है अंदर, और फिर बाहर के भी क्या होता है कि वो निकलता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ये तो खैर अभी चैम्बर के बारे में, एल्वोलाई। अब उसके बाद से पूरा लंग्स को चारों तरफ से प्रोटेक्ट किए हुए रहता है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं प्ल्यूरा। प्ल्यूरा 2 मेम्ब्रेन का होता है, तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा रहता है, लिक्विड, जिसको बोलते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड। अभी नाम समझ में कम आएगा, बस वर्ड से फेमिलियर हो जाओगे, समझ में आ रहा है ना? उस समय जब लिखवाएंगे समझाएंगे तो अननोन नहीं लगेगा। तो हम क्या बोलें, लंग्स को चारों तरफ से कवर किए हुए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसका नाम है प्ल्यूरा, और प्ल्यूरा के अंदर में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको बोलते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड। ध्यान से समझो, अब जो दोनों मेम्ब्रेन है, अंदर वाला मेम्ब्रेन लंग से सटा हुआ है, और जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है वो सटा हुआ रहता है रिब्स से। रिब्स के जो पसली है, और रिब्स के अंदर, रिब्स प्रोटेक्ट करता है अंदर में लंग्स को, हार्ट को। समझ में आ रहा है? लंग्स के बीच मिडिल पोर्शन पे डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट रहता है हार्ट। नहीं, ये सब वाइटल ऑर्गन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इनमें कोनो इंजरी हो जाएगा तो शायद बचना मुश्किल हो जाएगा, बहुत दिक्कत वाली बात है। इसीलिए उसको ऊपर से क्या करता है कि रिब्स प्रोटेक्ट करता है। तब जब हम लोग सांस लेंगे तो फूलेगा, पचकेगा। जब ये फूले, लंग्स जब फूले तो रिब्स तो ज्यादा कम नहीं ना होगा, रिब्स तो फिक्स है, स्केलेटन है, बोन है। तो जब ये फूलेगा तो फूलने के दौरान ये लंग्स रिब्स हड्डी से रगड़ा के फिक्सन ना हो और लंग्स का टिश्यू डैमेज ना हो, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कौन? प्ल्यूरा। और प्ल्यूरा के अंदर में लिक्विड फ्लूइड जो उसको कुशन प्रोवाइड करता है। कुशन समझता है सब? समझ में? शॉक ऑब्जर्व कीजिए। अब लिक्विड पे कोई आदमी गिरेगा तो चोट थोड़ी लगेगा, चाहे सोफा पर आदमी बैठता है तो चोट थोड़ी लगता है, हम लोग वेट को ऑब्जर्व कर लेता है, नहीं करता है क्या? तो वो कुशन प्रोवाइड करता है कि वो अंदर में लिक्विड है तो थोड़ा सा ज्यादा ही फूल जाएगा, तो वो लिक्विड उसको डायरेक्टली बोन से फ्रिक्शन करने से क्या करेगा? रोकेगा। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, लंग्स के टिश्यू को डैमेज होने से फ्रिक्शन के चलते नहीं रगड़ा जाए, गड़बड़ हो सकता है। तो ये जस्ट एक प्रोटेक्टिंग कवर है। और पूरा लंग्स प्रेजेंट है थोरैसिक कैविटी में, और ये किसके ऊपर रेस्ट करता है? डायफ्राम के ऊपर। नहीं, एगो ऐसे डोम शेप ऐसे स्ट्रक्चर को सेमी सर्कुलर टाइप के
नहीं, गुंबद नहीं, मंदिर के ऊपर बना रहता है। तो ऐसे ही डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, सेमी सर्कुलर टाइप, जिसको बोलते हैं डायफ्राम, और इसी के ऊपर प्रेजेंट है लंग्स, और हार्ट भी तो इसी के ऊपर रेस्ट करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया किस चीज का, लंग्स का। इसके बारे में लिख लिया जाए, बोलेंगे तो ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के सब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रांचिंग, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये सब जो पैसेज है, ये सब पैसेज में कार्टिलेज का रिंग लगा रहता है, इनकम्प्लीट रिंग, जो उसको स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि ये अगर ट्रैकिया है तो कार्टिलेज ऐसे चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा दूर पे ऐसे रिंग घेरे हुए रहता है, बस उसको, वो भी कंप्लीट रिंग नहीं है। देखो अगर ऐसे अगर इधर से आके इधर मिल जाता तो कंप्लीट रिंग होता है। शुरू होगा, अब मिलने से थोड़ा पहले ही क्या होगा कि खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा पहले ही मिलने से खत्म हो जाएगा। तो इनकम्प्लीट कार्टिलेज का रिंग क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है, मजबूती प्रदान करता है ट्रैकियाई का, ब्रोंकियाई के ब्रांचिंग का। ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन के बारे में बात करें कि इसमें कौन कौन से पार्ट ट्रांसपोर्टिंग साइट है, तो यही सब ऊपर से लेके और एल्वोलाई से पहले तक सब ट्रांसपोर्टिंग साइट है। और एल्वोलाई को जो बलून लाइक स्ट्रक्चर बताए हैं, और एल्वोलर कैपिलरीज, मैंने एल्वोलाई जिस कैपिलरीज ब्लड वेसल से लपेटे हुए रहता है उसको बोलते हैं एक्सचेंज साइट, क्योंकि वहीं पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। फोटो बनाएंगे तो एक बार सब बताइए करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो वहां पे तो एक्सचेंज हो रहा है। अब ये ट्रांसपोर्टिंग साइट से फायदा ये है कि सब में म्यूकस लगा है, जो हम एयर बाहर से जो एयर लेते हैं, तो एयर में जो डस्ट टोस्ट फॉरेन पार्टिकल है, बाहरी पार्टिकल है एयर के अलावा, तो वो सब म्यूकस वगैरह में चिपक जाता है। समझ में आ रहा है ना? वो सब इस सब में ट्रांसपोर्टिंग साइट में चिपक जाता है, सट जाता है, और सिर्फ एयर ही क्या होता है कि एल्वोलाई तक जाता है। पहला बात। दूसरा फायदा ये कि बाहर से जो हम एयर को सांस ले रहे हैं, तो अगर ठंडा हवा है तो गर्म होकर बॉडी टेम्परेचर कितना हो जाता है, और अगर गर्म हवा है तो ठंडा होकर बॉडी टेम्परेचर इतना हो जाता है। ट्रांसपोर्टिंग साइट का ये भी काम है कि एयर को बॉडी टेम्परेचर इतना ब्रिंग करता है, बॉडी टेम्परेचर इतना कर देता है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी लिख लिया जाए, ठीक। ओवरऑल एक अच्छा वेल लेवल डायग्राम तो ना है, लेकिन रफ डायग्राम हो गया किस चीज का, लंग्स का। फोटो को बड़े को छोट दिख रहा है, उधर से हम दूर से देखे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? शायद बराबर ही होता है। तो ये एक और वाला लंग्स में दो पोर्शन है, राइट वाला राइट पोर्शन और लेफ्ट वाला राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। अब ऐसा नहीं कि हम इधर बनाए तो ये चीज बस इतना ही होता है, ये चीज इसका ब्रांचिंग का ब्रांचिंग, उसका ब्रांचिंग, ये पूरा फैले हुए रहता है थ्रू आउट द लंग्स। समझ में रहा है? हम बस एक ब्रांच लेके गए हैं और इसमें से एक निकाल दिए हैं, हो गया। लेकिन इसका ब्रांच, इसका और भी सारा ब्रांच, फिर उसमें का ब्रांच पूरा लंग्स में फैले हुए रहता है। और सबसे लास्ट में अंतर ये कि सबसे लास्ट में टर्मिनल में जो बनेगा, तो टर्मिनल में, सबके टर्मिनल में ये बलून लाइक स्ट्रक्चर ही बनेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग एल्वोलाई। कोई दिक्कत नहीं है ना? या फिर अब ऐसा नहीं कि इसको इधर नहीं बनाते, तो नहीं होता है। पढ़ने के लिए आदमी इधर से ही पढ़ सकता है, वही चीज जो इधर है वही चीज इधर आएगा, इसीलिए एक एक साइड में बनाए हैं। अब आगे बात समझो। ये तो फायरिंग्स और ये नासो फायरिंग्स रीजन से क्या हुआ कि एयर इंटर करेगा। ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया से होते हुए चला जाएगा किधर, ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर इसमें से अगर निकलेगा तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, और एल्वोलाई के जस्ट पहले वाला को बोलते हैं, बहुत पतला पतला ब्रोंकाई बन जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। तो वहां से होते हुए अपने नासोफैरिंग्स, वाइंड पाइप, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मतलब ब्रांचिंग ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स होते हुए कहां पे चला जाएगा, एल्वोलाई में। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ट्रांसपोर्टिंग साइट, यहाँ तक ट्रांसपोर्ट हो गया, एल्वोलाई तक आता है। अब ये चारों से ढका रहता है बहुत सारा कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी से, तो इसमें से ऑक्सीजन इसमें और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें। तो अब ये ब्लड से होते हुए चला जाएगा सेल तक। नहीं, ऑक्सीजन को जरूरत कहाँ पे है, सेल के पास ही है ना रेस्पिरेशन करने के लिए। अब सेल में जाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऐसे उसका उल्टा डायरेक्शन से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाएगा, एक्सहेलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रांचिंग ऑफ ब्रोंकाई में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट रहता है, जो इसको सपोर्ट करता है, दूसरा कोई काम नहीं है। इनकम्प्लीट कार्टिलेज का बना हुआ रिंग प्रेजेंट रहता है, जो रिंग इन
ट्रांसपोर्टिंग साइट को, ट्रैकिया को, ब्रोंकाई को, ब्रोंकाई के ब्रांचिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसीलिए अब अगर लंग्स की बात करें तो लंग्स को डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है, और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग प्लूरा, पहले लिखेंगे प्लूरा, और इनके अंदर में जो लिक्विड भरा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब प्लूरा का ये इधर वाला सरफेस सटा हुआ रहेगा लंग्स से, और इधर वाला सरफेस सटा हुआ रहेगा किससे, रिब्स से। ये सब रिब्स है, मतलब ऐसे कुछ रिब्स रहता है, तो ये रिब्स के अंदर में ना प्रेजेंट रहेगा, नहीं तो इसके साइड साइड से ही रिब्स होके आता है, इसे आगे स्टर्नम में आके मिलता है। खैर, तो अब जब ये एक्सपेंड करेगा या मतलब रिलैक्स करेगा, सुन रहा सब, जब ये फूलेगा पचकेगा, तब ये क्या होता है कि ये तो इसमें सटा रहता है, अब ये लंग्स का टिश्यू बोन के साथ, ये रिब्स बोन के साथ फ्रिक्शन ना करे, तो इसीलिए ये प्लूरल फ्लूइड रिड्यूस करता है फ्रिक्शन से, मतलब ये इसको इसमें फ्रिक्शन होने से क्या करता है, बचाता है। फ्रिक्शन का को रिड्यूस कुशन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करने का काम है प्लूरल फ्लूइड का, ये दोनों प्लूरा के बीच में रहता है। सबसे नीचे लंग्स रेस्ट करता है, ये एक सेमी सर्कुलर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको बोलेंगे डायफ्राम, और यही दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्ट किए हुए, मुड़े हुए, झुके हुए हार्ट। यहीं पे हल्का सा छोटा सा मुट्ठी का शेप का ऑर्गन यहाँ पे हार्ट क्या होगा कि दोनों लंग्स के बीच में डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट रहता है, एकदम एग्जैक्टली यहीं पे क्या होगा कि हार्ट प्रेजेंट रहता है। तो हार्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि पढ़ेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बस हो गया। लंग्स प्रेजेंट रहता है थोरेसिक कैविटी में। अगर देखो लंग्स के अगर चारों तरफ क्या क्या रहता है, अगर हम उसकी बात करें, चौहद्दी की बात करें, ध्यान से समझो, लंग्स के नीचे बेस में प्रेजेंट रहता है डायफ्राम, लंग्स के फ्रंट में प्रेजेंट है स्टर्नम, स्टर्नम एक फ्लैट बोन है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टर्नम, पीछे में प्रेजेंट है बैकबोन जो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे में प्रेजेंट है, और लेटरली मतलब साइड बाई साइड में प्रेजेंट है बैकबोन से आया हुआ रिब्स। ये हुआ लंग्स के आसपास का चीज, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट रहता है हार्ट, जो कि हल्का सा लेफ्ट के साइड में झुका हुआ रहता है, टिल्टेड रहता है। Lungs is comprises of branching of bronchi, alveoli and alveolar capillaries। फोटो में अगर देखोगे तो देखो पहले ट्रैकिया आया, और ट्रैकिया फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री से डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, और दोनों एक हो गया राइट ब्रोंकाई और एक हो गया लेफ्ट ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया बाइफर्केट हो गया दो पार्ट में फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री से, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई आगे चलेगा तो फिर उसमें से निकलेगा, फिर इसमें से निकलेगा, तो इस तरह से पूरे लंग्स में सेट हो जाता है ब्रोंकाई के ब्रांचिंग। तो पहिलका वाला में से जो निकला उसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, उसमें से जो निकला सेकेंड निकला टर्शियरी, ऐसे ही करके लास्ट में जो सबसे पतला हो जाता है उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और सब ब्रोंकियोल्स के लास्ट में एक बलून शेप स्ट्रक्चर ऐड हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग एल्वोलाई। और एल्वोलाई बहुत सारा ब्लड वेसल से लपेटा हुआ रहता है, वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है, मतलब सराउंडेड रहता है बहुत सारा ब्लड कैपिलरी से चारों तरफ। तो अब हम ये पूरे के बारे में बात करें तो पहले तो लंग्स के बारे में, तो लंग्स में तो ये जो हम लोग लंग्स पढ़े थे, तो ये लंग्स में क्या प्रेजेंट है, ब्रोंकाई का ब्रांचिंग, ब्रोंकियोल्स और एल्वोलाई। ठीक है, ये सबको मिला के बनता है हमारा लंग्स। अब ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का ब्रांचिंग और ब्रोंकियोल्स, ये सब है सब ट्रांसपोर्टिंग साइट, क्योंकि ये सब पैसेज से होते हुए एयर लंग्स में आता है एल्वोलाई तक। ठीक है, और इसमें सबसे लास्ट में एल्वोलाई और एल्वोलर में जो कैपिलरीज लपेटाया हुआ रहता है, नहीं ब्लड कैपिलरीज जो प्रेजेंट रहता है, तो एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरीज को बोलते हैं एक्सचेंज साइट, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। मान लो कि ये एल्वोलाई है, ये एल्वोलाई है और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है, तो एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन जाएगा और इससे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो यहाँ पे एल्वोलाई और कैपिलरीज के बीच में ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज होता है, इसीलिए एल्वोलाई और एल्वोलाई के एल्वोलर कैपिलरीज को बोलते हैं हम लोग एक्सचेंज साइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
हाँ, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रांचिंग ऑफ ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स आर द ट्रांसपोर्टिंग साइट। ये सब पूरा ऊपर से लेके पूरा ब्रोंकियोल्स तक क्या है, ट्रांसपोर्टिंग साइट है। किस चीज का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। हियर फॉरेन पार्टिकल्स एंड डस्ट ऑफ एयर गेट अटैक्ड इन म्यूकस एंड इट इज ब्रॉट अलोंग द बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे एयर में प्रेजेंट फॉरेन पार्टिकल्स, डस्ट वगैरह म्यूकस में, जब ट्रांसपोर्टिंग साइड के म्यूकस में चिपक जाता है और सिर्फ एयर प्यूरिफाई होगा तो ना, लेकिन खैर मतलब वो सब बिना डस्ट वाला एयर सब जाता है अल्वेलाई तक, और फिर अल्वेलाई में क्या होता है कि एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ट्रैकिया को ही बोलते हैं हम लोग वाइंड पाइप। तो ट्रैकिया, ब्रोंकाई और उसका ब्रांचिंग का मतलब वही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग। ये सब क्या होता है कि मतलब उस चारों तरफ पूरा एकदम कंप्लीट रिंग नहीं बनता है कार्टिलेज का, बहुत सारा इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग क्या होता है कि इसको सपोर्ट करता है, बस वही सपोर्टिंग प्रोवाइड करेगा। अल्वेलाई, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, सबसे ये ब्रोंकियोल्स के बाद सबके लास्ट में ये जो बलून से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जहाँ से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये ब्लड कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज होता है, ये बलून शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग अल्वेलाई। Alveoli is a small balloon-shaped structure present at the end of every bronchioles। सब कितना ज्यादा उसमें ब्रांचिंग हो, सबके लास्ट में अल्वेलाई ही मिलने वाला है, और सब अल्वेलाई सराउंडेड रहेगा बहुत सारा ब्लड कैपिलरी से, जहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, बहुत सारा। Alveoli and alveolar capillaries form the exchange site in lungs। Here O2 and CO2 get exchanged between alveoli and blood capillaries। वही बात है। और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स द लंग कॉल्ड प्लूरा। कल देखे थे कि लंग्स में चारों तरफ से इधर भी और इधर भी एगो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर चारों तरफ से घेरा हुआ था, और उस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे थे हम लोग, प्लूरा। और प्लूरा के दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें भरा रहता है प्लूरल फ्लूइड। हाँ, अब वो जब वो एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन जो भी फूलेगा, पचकेगा, तो वो रिब्स से लंग्स का टिश्यू फ्रिक्शन ना करे, तो वो प्लूरल फ्लूइड कुशन का काम करता है, मतलब फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है लंग्स टिश्यू को ड्यू टू फ्रिक्शन फ्रॉम रिब्स डैमेज होने से। ठीक है, तो प्लूरल फ्लूइड का भी अपना इंपॉर्टेंट काम है। और बाकी नीचे लिखे हुए हैं लंग्स का और डबल मेम्ब्रेन इन फ्रंट ऑफ, हाँ बात में नीचे लिखे हुए हैं लंग्स का चौहद्दी, लंग्स के आसपास में ऊपर नीचे दाहिने बाएं क्या क्या है। इन फ्रंट ऑफ द लंग्स स्टर्नम और फ्लैट बोन इज प्रेजेंट। लंग्स के फ्रंट में यहाँ पे एक फ्लैट बोन जिसको बोलते हैं स्टर्नम, नहीं जाके जहाँ पे ट्रू रिब्स जाके जिसमें अटैच रहता है, तो लंग्स के आगे स्टर्नम प्रेजेंट रहता है। बिहाइंड इट बैकबोन मतलब वर्टिब्रल कॉलम, पीछे से लंग्स के पीछे से क्या प्रेजेंट रहता है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्री, जिसको बैकबोन बोलते हैं। लेटरल साइड आजू बाजू से क्या प्रेजेंट रहता है, रिब्स, नहीं रिब्स के अंदर में ही है ना वो, तो रिब्स प्रेजेंट रहता है। एंड डायफ्राम डोम शेप, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे गुंबद के जैसा डोम शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो इट, और उसके नीचे को डोम शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग डायफ्राम। लंग्स उसी पर रेस्ट करेगा। नहीं, ट्रैकिया बाइफर्केट इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, मतलब ट्रैकिया इसे आता है इसे दो पार्ट में, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में बढ़ जाएगा। फिफ्थ वर्टिब्री में थोरासिक वर्टिब्री की बात करें, नहीं गर्दन के तरफ वाला जो वर्टिब्री है उसको बोलते हैं सर्वाइकल, और गर्दन के नीचे चेस्ट रीजन के साइड में जो वर्टिब्री होता है उसको बोलते हैं थोरासिक वर्टिब्री। हम 1 2 3 4 5 एकदम फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्री तक, फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्री तक क्या आएगा कि वो ट्रैकिया आएगा, और वहां से राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में बट जाएगा, और फिर ब्रोंकाई का ब्रांचिंग ये सब लंग्स वगैरह क्या हुआ कि शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में। अब आगे से कुछ बात बोल दें।